हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया होंगे। हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। ठीक है, एग्जामिशन चैप्टर तक के अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। यूट्यूब में उसका वीडियो अवेलेबल है। बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, तो हम क्या कर रहे थे, सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये बुकलेट अवेलेबल है, अमेंडमेंट बुकलेट, जिससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से सबसे पहले, आपके पास नहीं है तो अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लो। अब देखो भाई, अपन क्या बात कर रहे थे, अपन यहाँ पे एग्जामिशन चैप्टर तक के क्या अमेंडमेंट्स हुए, टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला अमेंडमेंट है, ये बेसिकली टैक्स इनवॉइस चैप्टर का अमेंडमेंट है। यहां पे ले लिया क्योंकि अपन टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस लिंक करके पढ़ते हैं, और यहाँ जो नेक्स्ट अमेंडमेंट होगा उसमें इसका काम भी आएगा, इसीलिए टैक्स इनवॉइस में ना लेके यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे क्या था प्रोविजन पहले, और अभी क्या अमेंडमेंट आया वो पढ़ेंगे। इस पे आपको याद है क्या, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने यहाँ पे कोई गुड्स या सर्विसेज ली जिसमें उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी 93 या 94 में अंडर आरसीएम आ रही थी, तो उस केस में क्या बोला था गवर्नमेंट ने, भाई कि आप इनवॉइस भी बना लो, टैक्स तो पे कर ही दो, आरसीएम में इनवॉइस भी बना दो। पर वो इनवॉइस कब तक बनाना है, उसका कोई टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं था, तो उसका आप टाइम लिमिट दे दिया, कितना, 30 डेज। गुड्स या सर्विसेज जब भी आपने रिसीव किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना दो। आप कितने दिन में, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, आपको क्या बोला, इनवॉइस बना दो। ठीक है, तो पढ़ेंगे, देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हो आप, जिसको टैक्स पे करना है 9394 में, तो उसे बोला इनवॉइस आप बना दो। ठीक है, इनवॉइस बना दो किन गुड सर्विसेज के लिए, जो आप रिसीव कर रहे हो उन सप्लायर से जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हो उनसे, तो आप इनवॉइस बना दो। बोला इनवॉइस कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आपको इनवॉइस बना देनी है, सिंपल सी बात ये है। सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड सप्लायर में कौन आएगा, द सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 51। अगर आपने रजिस्ट्रेशन, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना, कब, जब आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना है आपको, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला हुआ है, तो उन्होंने बोला आपने रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए लिया था टीडीएस डिडक्शन के लिए, तो उस केस में आपको अनरजिस्टर्ड ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोविजन हुआ। सो बेसिकली अनरजिस्टर्ड से कोई रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज ले रहा है जिसको 9394 में लाइबिलिटी आ रही है, उसको क्या बोला, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको क्या कर लेना है, इनवॉइस बना लेना है। बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। इसके बाद सेकेंड, टाइम ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन था, सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहाँ पे बताया हुआ है, सेक्शन 13 में बताया हुआ है। ठीक है, सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस इन आरसीएम केसेस, क्या बात हो रही है, सेक्शन 13 सर्विसेज का बोलता है, 13(3) किसकी बात करता है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सर्विस के केस में। गुड्स के केस में जो सेक्शन 12 में, उसमें कोई चेंज नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का केस आरसीएम वाला, उसमें अमेंडमेंट आया, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है बेसिकली ये अमेंडमेंट है। तो अब देखो क्या कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई इनका, सो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट हमेशा कब होता है, बुक्स का एंट्री या जो बैंक का एंट्री, विच एवर इज अर्लियर, वो तो हमको पता है डेट ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, सो डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर इन केस इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर। जब सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, उस केस में क्या बोलते हैं, 61 डे। ठीक है, तो सप्लायर जब इनवॉइस इशू कर रहा है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, बहुत सिंपल है, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, विच एवर इज अर्लियर इन केस इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर। बट अगर इनवॉइस रिसिपिएंट इशू करता है तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट, इन केस वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय रिसिपिएंट। जहां पे रिसिपिएंट इशू कर रहा है वहां पे डेट ऑफ पेमेंट ए और सी, विच एवर इज अर्लियर। जहां पे सप्लायर इशू कर रहा है ए और बी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अब बेसिकली यहां पे दो केसेस आ गए, क्या, देखो अब दो बातें आ गई है। अगर आरसीएम केसेस में सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, और अगर यहां पे रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है तो उस केस में अगेन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट, विच एवर इज अर्लियर, वो क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन आरसीएम केसेस इन सर्विस।
बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, आया समझ में। अब बाकी का तो सेम है, जैसा था पहले से वैसे ही है, उसमें कोई चेंज है नहीं, ठीक है, बाकी में कुछ चेंज नहीं, बस इतना ही अमेंडमेंट है। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पे आएंगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किस पे है? वाउचर्स पे, ठीक है। जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा वाउचर्स के केस में, वो है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें दो केसेस दिया हुआ है, केस 1 केस ए और केस बी। यहाँ पे दोनों भी चीजों में क्या बताया गया है, देखो वाउचर का इंपॉर्टेंट है, हाँ ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, तो ध्यान से सुनो। अब देखो वाउचर्स के केस में क्या बोला है इन्होंने कि अगर वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई तो क्या होगा, और वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई तो क्या होगा, ठीक है। इन शॉर्ट वैसे बता दूं, फाइनल कंक्लूजन, जो आप वाउचर खरीद रहे हो, आप मार्केट गए, आपने 1000 रुपए में कोई वाउचर खरीदा, दैट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, ठीक है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपने जाके वाउचर खरीदा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, वाउचर जो आप यहाँ पे समझो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखना रहे तो समझो। एग्जाम में क्या बात हुई, यहाँ पे हमारी जो वाउचर है, वाउचर अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, केस ए वाउचर इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, उस केस में वाउचर क्या हो जाएगा, मनी की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगा। भाई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, मनी की डेफिनेशन में आ गया। अब आपको पता है मनी अपन ने गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़ा है, सर्विस की डेफिनेशन में भी पढ़ा है, क्या मनी को गुड से भी बाहर किया हुआ है, सर्विस से भी बाहर किया हुआ है। सो मनी क्या है भाई, इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, सो ट्रांजैक्शन इज वाउचर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो केस है क्या बोला, वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, तो उस केस में क्या हो गया, मनी हो गया, मनी हो गया, मनी नीदर गुड्स नॉर सर्विस, excluded from the definition of goods and service, so this is neither supply of goods nor supply of service, केस ए हो गया। केस बी में क्या बात हुई कि जब वाउचर इज नॉट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, आपने कोई वाउचर खरीदा, दैट इज नॉट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, तो उस केस में क्या बताया गवर्नमेंट ने, उस केस में गवर्नमेंट ने बताया कि भाई जब वो मनी, तो फिर उसे मनी नहीं बोला जाएगा, अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई तो वो मनी नहीं है, मनी नहीं है तो फिर क्या है, तो उन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम है। क्यों, क्योंकि भाई वाउचर क्या हो जाएगा, एक ऑब्लिगेशन है कि भाई सप्लायर को वो लेना पड़ेगा। आपने अभी यहाँ पे क्या किया है भाई, आपने जो वाउचर दिया है वो सप्लायर को बाद में लेना पड़ेगा एज कंसिडरेशन, ठीक है। देखो द वाउचर विल बी इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सप्लायर टू रिसीव एज कंसिडरेशन, सप्लायर को बाद में एज कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। एंड एश्योर बेनिफिशियरी वाउचर होल्डर टू क्लेम सर्टेन गुड्स एज स्पेसिफाइड इन द वाउचर, और जो भी वाउचर में लिखे हैं वो गुड्स क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, जिसके पास वाउचर है वो ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये क्या हुआ, ये एक्शनेबल क्लेम हो गए, ये एक्शनेबल क्लेम हो गए। अब अपन ने देखा है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो ये नहीं है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो वो 6 होते हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वो है 6। ये क्या है भाई, ये एक्शनेबल क्लेम हुए, फिर एक्शनेबल क्लेम हुए। अब अपने को पता है, अपन ने शेड्यूल 3 पढ़ा है, एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में आते हैं, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, सो ट्रांजैक्शन इज इन वाउचर विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका रीजनिंग समझा कि ये मनी तो नहीं है, मनी नहीं है तो क्या है भाई, एक्शनेबल क्लेम है, पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है। एक्शनेबल क्लेम है तो शेड्यूल 3 से हिट हो गया, शेड्यूल 3 से हिट हो गया, शेड्यूल 3 क्या है बताता है, यही बताता है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो वाउचर आपका चाहे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई हो चाहे ना हो, दोनों भी केस में जो ट्रांजैक्शन इन वाउचर है दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब मैं मार्केट गई, मैंने 2000 रुपए में एक वाउचर खरीदा, वो वाउचर 6000 का था, मैंने मार्केट से उसको 2000 में खरीद लिया, ठीक है। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे वो वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप गए, आपने जाके मार्केट से कोई भी वाउचर खरीदा, चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो, जो वाउचर खरीदते हो आप, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात हो गई खत्म। इसके आगे आएंगे इशू। अब इश्यूज हैं, देखो डिफरेंट यहाँ पे 4 इश्यूज हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सबके इसमें देखो लास्ट में 1 लाइनर में कंक्लूजन दिया हुआ है क्या क्या है, ठीक है, पर अपन समझते चलते हैं क्या है। Whether transaction in voucher falls under the category of supply of goods or services, तो अब यहाँ आपसे पूछा है क्या ट्रांजैक्शन इन वाउचर, जो अपन ने बात करी वही बात है फर्स्ट पॉइंट। तो
कि क्या क्लैरिफाई किया कि चाहे वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो, वाउचर खाली एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे जिसको सप्लायर को एज कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, एंड ट्रांजैक्शन इन वाउचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि दोनों भी केस में वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। क्या? ट्रांजैक्शन इन वाउचर, मैंने जाके 2000 रुपए में कोई वाउचर खरीदा, दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स फॉर विच वाउचर्स आर यूज्ड एज कंसिडरेशन आर टैक्सेबल। अब देखो, मैंने 6000 रुपए का वाउचर जाके वाउचर खरीदा 2000 रुपए में, तो वो तो वाउचर का ट्रांजैक्शन है, वो तो वाउचर का ट्रांजैक्शन है। वो क्या बोल दिया गया भाई, वो सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अब जो वो वाउचर मेरे पास आ गया 6000 रुपए का, उससे जाकर के मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, मतलब क्या हो गया, ये मैंने क्या किया गया, वो मोबाइल फोन का जो ट्रांजैक्शन है वो तो सप्लाई हुआ ना भाई, वो तो सप्लाई हुआ। मैंने वो वाउचर दिया, 10,000 का मोबाइल फोन था, 6000 का वाउचर दे दिया, 4000 रुपए मैंने पैसे दे दिए, तो भाई ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही हुआ, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही हुआ। जो मैंने वाउचर खरीदा, ट्रांजैक्शन इन वाउचर को सप्लाई नहीं बोला है, सप्लाई नहीं बोला है। पर अगर मैं वो वाउचर को जाके बाद में देती हूँ और उससे मैं कुछ खरीदती हूँ गुड्स या सर्विसेज, वो सप्लाई होगा, वो सप्लाई होगा। तो जो भी अंडरलाइंग गुड्स या सर्विसेज आप लेते हो वाउचर्स के बदले में, वो टैक्सेबल हो गए, वो सप्लाई होगा, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई, ट्रांजैक्शन इन वाउचर नॉट सप्लाई, अंडरलाइंग गुड्स या सर्विसेज जो ले रहे हो वो टैक्सेबल होगा, वो सप्लाई होगा, पहला इश्यू हो गया। सेकेंड, What would be the GST treatment of transaction in voucher by distributor, sub distributor, agent? अब ये जो वाउचर्स के जो हैं बहुत सारे ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स के थ्रू होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें बेसिकली इशू 2 में दो मॉडल्स होते हैं, दो मॉडल्स होते हैं कैसे वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला मॉडल, where vouchers are distributed through distributor, sub distributor, dealers on principal to principal basis। मतलब कि कोई जना है वो वाउचर का ही काम करता है, वो वाउचर का ही काम करता है। उसने क्या किया, 1000 वाउचर खरीद लिए, अब वो वाउचर बेच रहा है। ठीक है, उसने क्या किया भाई, 1500 रुपए में वाउचर खरीदे, 1600 रुपए में वाउचर बेच रहा है, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर कर रहा है बेसिकली। वो 1500 में उसने खरीद लिया, 1000 वाउचर्स खरीदे 1500 रुपए में, उसका काम है 1600 रुपए में बेच दिए, 100 रुपए कमा रहा है वो। तो ये क्या है, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर, वाउचर खरीदा वाउचर बेचा, वाउचर खरीदा वाउचर बेचा, अपनी बात हुई है। वाउचर जो खरीदा और बेचा जाता है वो क्या नहीं है भाई, वो सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रेडिंग इन वाउचर पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देखो पढ़ेंगे, एज ट्रांजैक्शन इन वाउचर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, प्योर ट्रेडिंग ऑफ वाउचर वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इन वाउचर ही है, वाउचर खरीद रहा है, वाउचर बेच रहा है, ट्रेडिंग इन वाउचर कर रहा है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग ऑफ वाउचर विल नॉट बी लेविएबल टू जीएसटी एज पर 9(1). ठीक है, सो वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, भाई वो खरीद रहा है बेच रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, नो जीएसटी, नो जीएसटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद, where vouchers are distributed using distributor, sub distributor, agent on commission fees basis। अब क्या है, अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए कमीशन बेसिस पे, कमीशन फीस दे रहे हैं अपन, उसको बोल रहे हैं भाई तू 10% रख लेना, जितने भी वाउचर तू बेचेगा तू 10% रख लेना। इस केस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे नहीं है, प्रिंसिपल एजेंट, मैं प्रिंसिपल हूँ, वो एजेंट है डिस्ट्रीब्यूटर। मैं उसको क्या बोल रही हूँ, ठीक है भाई ये वाउचर बेचो, जितने वाउचर बेचोगे 10% कमीशन तुम रख लेना, तुम रख लेना। तो उस केस में क्या होगा भाई, तो उस केस में वो कमीशन पे जीएसटी लगेगा, उस केस में कमीशन पे जीएसटी लगेगा। सो इस केस में क्या हो गया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो गई, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो गई। अब अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं भाई यहाँ पे, कि वो एजेंट को जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कुछ काम करने पड़े मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, बेचने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें करे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर के लिए। क्यों करेगा, वो फ्री फंड में कर नहीं रहा है, कमीशन फीस ले रहा है कुछ, वो कमीशन फीस वो कुछ ले रहा है। सो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है वो लोग यहाँ पे ऑटोनोमसली नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एजेंट के जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एजेंट के जैसे ऑपरेट कर रहे हैं। और जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा, जो भी कमीशन फीस है उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने उनको बोला कि भाई 1500 रुपए में वाउचर आप बेचो, आप वाउचर बेचोगे तो 10% आप क्या ले लेना, कमीशन ले लेना, कमीशन ले लेना, 150 रुपए कमीशन हो जाएगा एक वाउचर पे। इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे क्या किया भाई, 100 वाउचर बेचे तो अपन उनको 15,000 रुपए कमीशन दे रहे हैं महीने का। तो इस केस पे क्या, इस कमीशन पे जीएसटी लगेगा, तो यस कमीशन पे जीएसटी लगेगा, ये कमीशन इनकम होगी, फीस की इनकम होगी, तो इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिकली मॉडल्स हैं,
पहला मॉडल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, तो उस केस में तो वो ट्रांजैक्शन इन वाउचर है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा मॉडल कमीशन फीस के लिए है, तो कमीशन फीस पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कमीशन फीस है। उसके बाद में what would be GST treatment of additional services such as advertisement, co-branding, marketing, promotion, customization, technology support? कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे जब दी जा रही है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो उस केस में क्या बात है भाई, जीएसटी लगेगा। एप्लीकेबल रेट से एडिशनल सर्विसेज पे ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा। एडिशनल सर्विसेज पे तो लगेगा ही ना, ये सारी सर्विसेज अगर यहाँ पे दी जा रही है, एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब पे तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस जीएसटी ट्रीटमेंट क्या रहेगा भाई, अनरिडीम वाउचर का ब्रेकेज। देखो अपने 2000 रुपए में वाउचर खरीदा था, जब वाउचर खरीदा था तब क्या बात हुई थी, ट्रांजैक्शन इन वाउचर है, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। 6 महीने की वैलिडिटी का वाउचर था, अब आप वाउचर रिडीम कराने गए नहीं, ड्यू टू एनी रीजन वाउचर आपका रिडीम ही नहीं कराया आपने, तो सप्लायर के लिए क्या हुई, वो 2000 रुपए इनकम हो गई, वो अपने अपने स्टेटमेंट ऑफ इनकम में उसको अकाउंट फॉर करता है एज ब्रेकेज। क्या बोलते हैं उसको, एज ब्रेकेज, वो अपने स्टेटमेंट ऑफ इनकम में लेके जाता है, किसको, जो भी वैल्यू है अनरिडीम्ड वाउचर की, अनरिडीम वाउचर की, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप गए नहीं तो क्या कोई सप्लाई हुई, कोई सप्लाई हुई नहीं, रिडम्पशन ही नहीं हुआ वाउचर का, कोई सप्लाई ही नहीं हुई गुड्स या सर्विसेज की, देयर इज नो रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ना कोई सप्लाई हुई, ना कोई सप्लाई हुई। जो पैसा उसने रख लिया अनरिडीम वाउचर का, अनरिडीम वाउचर का, उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे भाई, कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं बोलेंगे, कोई सप्लाई हुई ही नहीं है क्योंकि, और वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये जो ब्रेकेज का अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, और ना उसे माना जाएगा क्या, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबेरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा नॉन रिडम्पशन पे, ब्रेकरेज पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ब्रेकरेज पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। क्या पैसा है आप समझे, आप वाउचर रिडीम करने गए नहीं, आप वाउचर रिडीम करने गए ही नहीं, तो जो पैसा वहां पे सप्लायर के पास है, ठीक है, अनरिडीम वाउचर का, उसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम में एज ब्रेकेज वो अकाउंट फॉर करता है, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुई नहीं है, ठीक है, कोई उसे अनरिडीम वाउचर का जो अमाउंट है उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नॉट टैक्सेबल। अनरिडीम वाउचर, ब्रेकेज, नो सप्लाई एंड देयर इज नो जीएसटी, नो सप्लाई देयर इज नो जीएसटी, ठीक है, ये हुई बात। अब चलो नेक्स्ट आईटीसी चैप्टर में आएंगे। देखो आईटीसी में एक क्लैरिफिकेशन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, डायग्राम देखो पहले यहां पे, ठीक है, ही इज द सप्लायर, डीलर ने, रिसिपिएंट ने कुछ इससे खरीदा, डीलर ने इससे कुछ खरीदा, तो अब सवाल ये आया कि ये डीलर आईटीसी कब ले सकता है भाई, आईटीसी कब ले सकता है, जब यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्टर्स को ये गुड्स हैंडओवर किए वो टाइम पे लेगा, या जब इसकी फैक्ट्री में रिसीव होंगे वो टाइम पे लेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि नहीं भाई, जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किए वो उसी टाइम आईटीसी ले सकता है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी टाइम पे, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी इन द सेड गुड्स उसी टाइम पे पास हो गई डीलर को, ठीक है, मान लिया जाएगा कि डीलर को गुड्स रिसीव हो गए हैं जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किए गए, क्योंकि याद है कि सेक्शन 16(2) में क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, वन ऑफ द कंडीशन इज यहाँ पे रिसिपिएंट को गुड्स यहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए, तभी वो आईटीसी ले सकता है, तभी वो आईटीसी ले सकता है। तो जब यहाँ पे ये ओईएम फैक्ट्री वाला है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसने ट्रांसपोर्टर को गुड्स यहाँ पे जब हैंड ओवर किए, एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे वो गुड्स हैंड ओवर कर रहे हैं, गुड्स हैंड ओवर कर रहे हैं किसको, ट्रांसपोर्टर को। तो ओईएम फैक्ट्री वाले ने जब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर किए तो मान लिया जाएगा कि डीलर ने रिसिपिएंट को ने रिसीव कर लिए वो गुड्स, और वो आईटीसी ले सकते हैं उसी टाइम पे जहां पे ओईएम फैक्ट्री के यहाँ पे एक्स फैक्ट्री पे जहां पे ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किए गए, हैंड ओवर किए गए, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मॉडल जो होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। आईटीसी कैन बी टेकन बाय डीलर when OEM hands over the goods to transporter at the factory gate। यहाँ पे फैक्ट्री गेट पे जब यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए, इसी टाइम आईटीसी ले सकता है, इसी टाइम आईटीसी वो ले सकता है। देखो क्या बात है, प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, कैन बी कंसीडर टू हैव बीन पास्ड, कब पास हुई यहाँ पे, टू द डीलर, टू द डीलर कब, यहाँ पे अपॉन हैंडिंग ओवर ऑफ द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एट द फैक्ट्री गेट।
जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर रहे हो एट द फैक्ट्री गेट, उसी टाइम मान लिया जाएगा कि डीलर को यहाँ पे क्या हो गई है, प्रॉपर्टी पास हो गई है। और एज पर सेक्शन 16(2) क्या मान लिया जाएगा कि डीलर को गुड्स कब रिसीव हुए, जब वो हैंड ओवर किए गए गुड्स किसने, सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को अपने फैक्ट्री गेट में जब हैंड ओवर किए, उसी टाइम मान लिया जाएगा कि डीलर को गुड्स रिसीव हो गए। भाई डीलर को गुड्स रिसीव हो गए, ठीक है। ITC can be availed on the date the vehicles are built and handed over to transporter by the OEM at his factory gate। यहाँ पे जब वो अपनी फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को कुछ हैंड ओवर कर रहा है, उसी टाइम वो ITC ले सकता है। किसकी बात हो रही है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल बाकी किसी भी टाइप के गुड्स पे अप्लाई होगा, किसी भी टाइप के गुड्स पे अप्लाई होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। और सेकेंडली एज पर द टर्म्स जो है, क्या बात है, ये जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाती है रिसिपिएंट को एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। जब हैंडओवर किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर को, उसी टाइम पे वो क्या हो रही है, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो इस उन में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, उन केसेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब क्या हो गया भाई, अब यहाँ पे आईटीसी तो उसने ले लिया, आईटीसी उसने ले लिया। अब क्या हुआ, जो गुड्स अपन को आईटीसी क्यों मिलता है, क्योंकि गुड्स आप यूज करने वाले और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये अपनी बात हुई है 16(1) में। अब क्या हुआ, अब आपने गुड्स क्या कर दिए, वहां से निकले तो सही, आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिए, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा यार। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स यूज कर लिए यहाँ पे, तो उस केस में आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी। या गुड्स आपने रिसीव करे, उसके बाद क्या हो गया, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस केस में भी ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाता है क्रेडिट 17(5) के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपने गुड्स नॉन बिजनेस के लिए यूज कर लिए तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, या गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है जब भी हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्टर को गुड्स, तो उस केस में रेसिपिएंट को उसी टाइम आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, 26 फेब को यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ गुड्स हैंड ओवर कर दिए ट्रांसपोर्टर को, बट इनकी फैक्ट्री पे रिसीव हुए 3 मार्च में, 3 मार्च में। तो अभी ये कब ले सकते हैं क्रेडिट, फेब में ही क्रेडिट ले सकते हैं, बिल्कुल फेब के रिटर्न में ही क्रेडिट ले सकता है रिसिपिएंट, ठीक है। क्यों, जब हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टर को। और ये यहाँ पे एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, बट उन्होंने बोला ये प्रिंसिपल सारे ही केसेस में अप्लाई होगा जब एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी कब पास हो रही है, प्रॉपर्टी यहाँ पे रिसिपिएंट को यहाँ पे पास हो जा रही है एट द फैक्ट्री ऑफ द व्हाट, यहाँ पे जब भी फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये बात हुई, प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिसिपिएंट को हैंड ओवर के टाइम ही ट्रांसफर हो रही है। और आईटीसी कब नहीं मिलेगा, अगर आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, या गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, उस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया। नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है ये वाला, सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट था, उसमें जो एक पॉइंट था हमारा, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 यहाँ पे ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन है 23-24 तक ही रेलेवेंट रहेगा, 24-25 से जैसे अपन देखेंगे अभी आगे 74A आ जाएगा, वो फ्रॉड केसेस प्लस नॉन फ्रॉड केसेस दोनों भी केसेस के लिए वो सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि आप, पहले क्या होता था, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का टैक्स पे किया, ठीक है, किसके हिसाब से, 74 के हिसाब से, मतलब फ्रॉड केस में मैं पकड़ी गई फ्रॉड के हिसाब से और मेरे को टैक्स पे करने को आया 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे ब्लॉक किया था क्रेडिट कि भाई वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ऑब्वियसली ब्लॉक्ड रहेगा। तो वहां पे बस ईयर ऐड कर दिया कि अप टू 23-24, ठीक है। और 129-130 का रेफरेंस था वो हटा दिया, ठीक है, ड्राफ्टिंग एरर था डेफिनेटली, क्योंकि 129-130 में टैक्स नहीं होता, पेनल्टी होती है, तो अभी उसका रेफरेंस जो था वो हटा दिया, बस वही इंपैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बस एक छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके बाद कुछ भी नहीं, सेक्शन 21 में 73-74 था, उसके साथ में रेफरेंस 74A का दे दिया, 74A का दे दिया, और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। ऐसा ये वाला पॉइंट आपको बहुत जगह दिखेगा, रेफरेंस ऑफ 74A एडेड इन दिस सेक्शन, ठीक है। आगे बहुत सारे अमेंडमेंट्स में सिर्फ यही है, तो बाकी सेक्शन 21 में कुछ अमेंडमेंट नहीं है, खाली 73-74 जहां था वहां पे 74A भी यहाँ पे ऐड कर दिया बस।
तो ऐसे अमेंडमेंट आपको दिखेंगे, जहां जहां 73 74 थे वहां वहां 74A भी आ गया है। ठीक है, तो आईटीसी में बेसिकली इतना ही अमेंडमेंट है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे तो सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, छोटा सा ही अमेंडमेंट है यहाँ जो ग्रीन में, याद है आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो आप क्या कर सकते हो, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितने डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपको दिया गया, सर्व किया गया, उसके 90 डेज के अंदर अंदर रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्दर एक्सटेंशन 180 डेज का हो सकता है। फिर ऑफिसर की मर्जी है, वो आपका रिवोक भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन। भाई रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, ये बात ऑलरेडी हो गई थी। ठीक है, खाली एक पॉइंट इन्होंने डाल दिया, क्या कि द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। पावर ले ली कि भाई रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैसे रहेगा, जो भी कंडीशंस रिस्ट्रिक्शन हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। अभी तक प्रिस्क्राइब किया नहीं है, प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये सिंपल सा अमेंडमेंट है। सेकेंड, नॉन आधार अथेंटिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन वालों के लिए प्रोसीजर दिए। ठीक है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, आधार अथेंटिकेशन नहीं किया है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगी वो बात है। ठीक है, सो वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर नॉन आधार अथेंटिकेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। सो अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया और आपने ऑप्ट नहीं किया है आधार अथेंटिकेशन के लिए, तो उस केस में फोटो ली जाएगी। जिस केस में इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन है उस टाइम पे एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, उसी की फोटो ली जाएगी। इंडिविजुअल नहीं, अदर देन इंडिविजुअल है, जैसे कि एचयूएफ है तो उसके केस में कर्ता की, पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस केस में पार्टनर्स की, एज जो हमने पढ़ा था वैसे। So of such individual in relation to applicant notified under 2560 where applicant is not individual, तो अगर इंडिविजुअल नहीं है तो फिर रिस्पेक्टिव जो अपन ने देखे थे वैसे उन लोगों की, जैसे कि एचयूएफ के केस में करता की अपन ने डिस्कस किया। तो क्या ली जाएगी, सबसे पहली बात बोली उन्होंने कि भाई आपने आधार अथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो पहले तो फोटो ली जाएगी। सेकेंड, वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए थे, अपलोड किए हुए एप्लीकेशन के साथ में, उसको क्या किया जाएंगे, वेरीफाई किया जाएगा। कहाँ पे, फेलिसिटेशन सेंटर पे, और आपकी एप्लीकेशन को तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो दो चीजें, फोटोग्राफ ली जाएगी एंड सेकेंड क्या, वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है ये। उसके बाद नेक्स्ट ई-वे बिल वाले चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट है, क्या, जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। भाई इनका यूनिक एनरोलमेंट नंबर आएगा यहाँ पे। सो द फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, इन्हें ई-वे बिल जनरेट करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली डिटेल्स सबमिट करेंगे कॉमन पोर्टल पे, और वैलिडेशन पे क्या होगा, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा। यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा और कम्युनिकेट होगा। ठीक है, कौन दो लोग हैं यहाँ पे, भाई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, इनको ई-वे बिल जनरेट करना है तो इनको क्या मिलेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। कौन है, पहला जो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों का आपको पता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में उनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है। जनरली अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बट अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड और रजिस्ट्रेशन से, बट ई-वे बिल आपको बनाना होता है। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उनको क्या ई-वे बिल बनाना है इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, इनको यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। एंड सेकेंड, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट उसको ई-वे बिल बनाना है तो उसको भी यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर के जनरेशन की बात है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में ऐसे देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, खाली 74A का रेफरेंस दे दिया गया है। 74A का रेफरेंस दे दिया गया है कुछ जगह पे, सेक्शन 50 में रेफरेंस ऐड किए 74A का, रूल 88B में जहां जहां 73 74 था वहां 74A भी आ गया है, बस 74A भी आ गया है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी जो है उसमें भी 73 74 था, वहां पे 74A को ऐड कर दिया गया है। सिमिलरली सेक्शन 51 जो टीडीएस डिडक्शन का था उसमें भी 73 74 जहां था वहां पे 74A को ऐड कर दिया। सो पेमेंट ऑफ टैक्स में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं, खाली रेफरेंस ऑफ सेक्शन 74A ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न्स चैप्टर में हम आएंगे तो जीएसटीआर 7 जो था, टीडीएस वाले जो थे उनके लिए जो रिटर्न था, तो भाई पहले क्या होता था, अगर तुमने डिडक्शन किया है टीडीएस का तो तुम्हें रिटर्न फाइल करना है। अभी क्या बोल दिया कि अगर किसी महीने में कोई डिडक्शन नहीं है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। मतलब क्या बात हो गई, निल रिटर्न भी अभी मैंडेटरी हो गया, टीडीएस डिडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो देखो पहले क्या था,
जिसको भी टीडीएस डिडक्ट करना है उसको इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना है रिटर्न यहाँ पे जब उसने डिडक्शन किया है। और यहाँ पे प्रोविजो अब ऐड कर दिया अमेंडमेंट करके, क्या बोला कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा वेदर और एंड नॉट डिडक्शंस हैव बीन मेड इन द सेड मंथ। चाहे डिडक्शंस आपने किए हैं चाहे नहीं किए, आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फाइलिंग ऑफ निल रिटर्न इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर टीडीएस डिडक्टर्स। कब तक फर्निश करना पड़ता है, जीएसटीआर 7 जो इनका रिटर्न है, ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। मतलब कि जैसे कि फेब का आपने टीडीएस डिडक्शन किया है तो आपको 10th ऑफ मार्च तक, ऑन और बिफोर 10th मार्च आपको जीएसटीआर 7 क्या करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है। ठीक है, तो खाली यही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि भाई आपने चाहे डिडक्शन किया है चाहे नहीं किया है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे डिडक्शन किया है चाहे नहीं किया है, आपको रिटर्न फर्निश करना मैंडेटरी है। निल रिटर्न भी है तो फर्निश करना मैंडेटरी है अगले महीने की 10 तारीख के पहले तक के, 10 या 10 के पहले तक के। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट था। उसके बाद रूल 88D जो था उसमें भी सेक्शन 74A का रेफरेंस दे दिया है। 73 74 जहां था वहां 74A का भी रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया है अपन ने। नेक्स्ट रिफंड्स चैप्टर में आएंगे। देखो रिफंड्स चैप्टर में 2 ही अमेंडमेंट है। पहली बात क्या, 54(3) में जो प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन था, उसको ओमिट कर दिया और 54(5)(15) इंसर्ट कर दिया। 54 सबसेक्शन 15 इंसर्ट किया। देखो सिंपल सी बात है, क्या पहले क्या बात थी भाई, आपको रिफंड नहीं मिलता था अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का अगर जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दे आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो पहले ये बात थी। अभी यहाँ पे सिर्फ पहले गुड्स एक्सपोर्ट की बात थी, अभी यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए कर दी है। जीरो रेटेड सप्लाई के लिए देखो अभी क्या बोल दिया इन्होंने, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको रिफंड नहीं मिलेगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। कब, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में एक्सपोर्ट भी आता है और सप्लाईज टू एसईजेड भी आता है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के केस पे। या आईजीएसटी का जो रिफंड मिलता था वो भी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, अगर वो सप्लाई क्या है, इट दे आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इफ सच सप्लाई इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, तो बस ये एक इंसर्ट किया है। उसके बाद 96B जो रूल था उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, 74A का रेफरेंस है खाली, ये देखो बाकी पूरा वैसा का वैसा है, सेक्शन कुछ भी डिफरेंस नहीं है, खाली 74A का रेफरेंस है। उसके बाद असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर यहाँ पे मैंने पूरा लिया नहीं है, खाली मैंने क्या बता दिया आपको, रेफरेंस ऑफ 74A एडेड इन सारे ही सेक्शंस में 74A का रेफरेंस ऐड किया है। जहां जहां 73 74 था वहां 74A आ गया है भाई। तो सेक्शन 62 63 64 65 66 सभी में 74A का रेफरेंस ऐड कर दिया। तो जहां जहां आपकी बुक में 73 74 है वहां पे आपने 74A भी लिख लेना है। ठीक है, बस इतना ही अमेंडमेंट है। सिमिलरली सेक्शन 35 में भी 74A का रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाले चैप्टर में जो है सेक्शन 70 था। 70 क्या देता है भाई, पावर देता था समन के लिए, ऑफिसर आपको बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है, देखो क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 71 तो पहले से था, क्या ऑफिसर आपको समन के लिए बुला सकता है, आपको जाना पड़ेगा, जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। अब चेंज क्या आया, अमेंडमेंट क्या आया भाई, आप भी जा सकते हो, आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। देखो, the officer shall have power to summon any person to appear before him and to give him evidence or produce document or any other thing in any inquiry। तो ये तो पहले से था कि ऑफिसर के पास पावर है समन का, और वहां पे आप जाओ, एविडेंस दो, डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो सब आपको देने पड़ेंगे इंक्वायरी में। अब क्या आया, ऑल पर्सन समन शेल बी बाउंड टू अटेंड ईदर इन पर्सन। जो भी यहाँ पे पर्सन को समन कर रहा है उनको या तो ईदर इन पर्सन अटेंड यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे। ठीक है, ऑल पर्सन समन शेल बी बाउंड ईदर बाउंड टू अटेंड है, चाहे वो खुद करे चाहे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करे यहाँ पे। एंड द पर्सन सो अपीयरिंग शेल स्टेट ट्रुथ, सच बोलना भाई आपको ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन। स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है वो चीजें कर सकते हो। तो नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। सो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आर ऑल्सो एनेबल टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ समन पर्सन बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा अमेंडमेंट है। चलो नेक्स्ट डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में आएंगे। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में जैसे हम बहुत देर से डिस्कस करें, नया सेक्शन आया है, कौन सा, 74A 74A 73 74 जो थे
यहाँ पे जो सेक्शन 73 74 है ये कब तक के लिए एप्लीकेबल है, ये टैक्स डिटरमाइन करने के लिए अप टू फाइनेंशियल ईयर 23 24। मतलब कि फॉर एग्जांपल 20 21 की हो गई, 21 22 की हो गई, 22 23 की हो गई, ठीक है, 23 24 फाइनेंशियल ईयर तक के पीरियड की नोटिसेस जो रहेगी वो 73 या 74 एज द केस में भी उसमें आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं ये सेक्शंस चले गए, इन पीरियड के अभी तो इन्हीं पीरियड्स की नोटिस आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो पुराने पीरियड की नोटिसेस अभी जो आएंगी वो किस में आएंगी, 73 74 में आएंगी। फाइनेंशियल ईयर 24 25 ऑनवर्ड्स 74 ए एप्लीकेबल रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 24 25 ऑनवर्ड्स 24 25 25 26 एंड सारे आगे के सालों के लिए क्या बात हुई है कि एक नया सेक्शन आया है 74 ए। 73 किसकी बात करता था, अदर देन फ्रॉड की। 74 किसकी बात करता था, फ्रॉड वाले केसेस की। 74 में दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों भी केसेस में 24 25 के बाद की जो भी नोटिसेस हैं वो किस में आएंगी, 74 ए में आएंगी, 74 ए में आएंगी। ठीक है, सो अब जैसे कि आपको मोस्टली देखो एग्जाम में वैसे भी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये नया सेक्शन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पीरियड के आगे की 24 25 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसके आगे के, सो अपने को क्या करना है, 74 ए के हिसाब से ही आंसर करना रहेगा। ठीक है, पुराने पीरियड का दिया विच इज वेरी रेयर, तो आपको 73 74 करना है। 95% तक के चांसेस तो यही बनते हैं कि 74 ए से ही पूछना चाहिए। ठीक है, 74 ए से। सो 24 25 का आपको केस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है आपको किसके हिसाब से करना है, आपको 74 ए के हिसाब से करना है। ठीक है, अब देखो क्या है प्रोविजंस यहाँ पे 74 ए के। सो सबसे पहले भाई नोटिस कब इशू करेंगे, शो कॉज नोटिस कब इशू किया जाएगा, जब भी ऑफिसर को लगता है चारों में से कुछ हुआ, क्या टैक्स नहीं पे हुआ, शॉर्ट पे हुआ, एरोनेसली रिफंड आ गया आपको, या आईटीसी रॉन्गली अवेल किया या यूटिलाइज किया, इन चारों में से कोई चीज हुई है तो आपको नोटिस सर्व करेंगे, शो कॉज नोटिस देंगे, आपको पूछेंगे कि भाई क्यों आप नहीं अमाउंट पे करोगे जो भी हमने नोटिस में दिया है अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। शो कॉज का मतलब ही वही होता है, आओ बताओ क्यों आपको ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो इन चारों में से कोई भी चीज हुई तो ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा सबसे पहली बात। पर अगर अमाउंट 1000 से कम का है, किसका टैक्स का अमाउंट अगर 1000 रुपीज से कम का है तो बोले भाई कोई नोटिस वोटिस इश्यू नहीं होगी, छोटा मोटा अमाउंट है, गवर्नमेंट ने बोला 500 600 रुपए जाने दो यार। ठीक है, तो अगर टैक्स का अमाउंट 1000 रुपीज से कम है तो नोटिस इश्यू नहीं होगी। सो 999 तक कोई नोटिस नहीं इश्यू होगी। अब 74 ए में क्या बताया उन्होंने, कब तक आप नोटिस सर्व कर सकते हो, कब तक आप नोटिस सर्व कर सकते हो, और ऑर्डर की डेट क्या है। ठीक है, तो अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, चाहे फ्रॉड केस हो चाहे अदर देन फ्रॉड केस हो, दोनों भी केस में नोटिस सर्व करने का टाइम भी दिया है सेम, और ऑर्डर सर्व करने का टाइम भी सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर दिया है, 42 मंथ्स कर दिया भाई, बड़ा सिंपल सा कर दिया। नोटिस कब तक सर्व कर सकते हो आप 74 ए में, 42 मंथ्स, कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, आपका जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है वहां से 42 मंथ्स, या 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, अगर एरोनियस रिफंड वाला केस है तो 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। ठीक है, तो 42 मंथ्स बेसिकली 3.5 साल का आपको टाइम दे दिया नोटिस सर्व करने का। और ऑर्डर सर्व करने का क्या टाइम है, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, एक बार ये समझ लो। 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, जब भी नोटिस इश्यू करी उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर सर्व करना है, ऑर्डर सर्व करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 6 महीने का, कमिश्नर दे सकता है या कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है। कमिश्नर से ऑब्वियसली आपके प्रॉपर ऑफिसर से सीनियर होना चाहिए, बट नॉट बिलो जेसी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। तो 6 मंथ्स का यहाँ पे पावर दिया हुआ है किसको, कमिश्नर को या ऑथराइज्ड ऑफिसर को, एक्सटेंशन का ऑर्डर के लिए। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, ये नोटिस का टाइम लिमिट है, ये ऑर्डर का टाइम लिमिट है। ठीक है, नोटिस फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 24 25 की अपन बात करते हैं। अब 24 25 का ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न का, आपको पता है, बड़े अच्छे से पता है। ड्यू डेट एनुअल रिटर्न का क्या होता है, अगले साल का 31 दिसंबर। ठीक है, एक्ट में तो 31 दिसंबर ही लिखा हुआ है, वो एक्सटेंड होते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो ड्यू डेट कितना है, 31 दिसंबर 25, 24-25 का, 24-25 खत्म हुआ, उसके बाद जो दिसंबर आता है 31 दिसंबर 25 ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यहां से 42 मंथ्स, 42 मंथ्स मतलब 3.5 साल,
यहाँ से 3.5 साल कब होते हैं आपके भाई, यहाँ पे हो गए 30 जून 29 को, 30 जून 29 को, ठीक है। 26, 27, 28 ये हो गए 3 साल और 6 महीने, 30 जून 29, 30 जून 29 तक क्या हो गया आपका, नोटिस सर्व करने का टाइम दिया आपको, 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। सो ऑन और बिफोर 30 जून 29, 24-25 ईयर की नोटिस ऑफिसर सर्व कर सकता है अंडर सेक्शन 74A, ठीक है। अब सपोज उसने नोटिस सर्व कर दी, आपको नोटिस दे दी कब, 30 जून 29 को, ठीक है। आपको नोटिस क्या कर दी, यहाँ पे उन्होंने नोटिस आपको दे दी, कब तक के दे दी, 30 जून 29 तक के आपको नोटिस दे दी, 30 जून 29 को ही नोटिस दी, चलो अपन मानते हैं। तो अब ऑर्डर कब तक इशू करना है, 12 मंथ्स लिखा ना, 1 साल। सो 30 जून 29 से 1 साल, 30 जून 30 और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा कमिश्नर या यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू, अगर यहाँ पे कोई रीजन हुए तो वो 31/12/30 हो जाएगा, 31/12/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, नोटिस का क्या टाइम लिमिट है, ऑर्डर का क्या टाइम लिमिट है, तो आपको बता देना है ऐसे सिंपल से, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा तो, ठीक है। नो नोटिस इज टू बी इशूड। अब क्या हुआ, आपने नोटिस इशू कर दी, अब 24-25 के लिए आपने नोटिस इशू कर दी, अब 25-26, 26-27 में भी यहाँ पे सिमिलर इशू ही है, तो उस केस में नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप क्या इशू कर सकते हैं, ऑफिसर इशू कर सकता है एक स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट इशू कर सकता है, डिटेल नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं, बार बार क्या उतना डिटेल नोटिस उसी पॉइंट पे करना। सो जहां पे नोटिस ऑलरेडी इशू हुई है यहाँ पे, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली ऑफिसर को पता चला सिमिलर इशू सब्सिक्वेंट पीरियड में, सिमिलर इशू सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो नोटिस इशू करने की जगह वो सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए क्या इशू करेगा, स्टेटमेंट इशू करेगा, स्टेटमेंट इशू करेगा और वो स्टेटमेंट को ही क्या माना जाएगा, नोटिस माना जाएगा, वो स्टेटमेंट को ही नोटिस माना जाएगा, ऑन द कंडीशन दैट ग्राउंड्स रिलाइड अपॉन आर सेम, ग्राउंड सेम होने चाहिए आपके, ठीक है, ग्राउंड्स आपके जो है वो सेम है जो अर्लियर नोटिस के थे। तो अब आपको नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट इशू कर सकता है ऑफिसर, स्टेटमेंट इशू करेगा ऑफिसर, ठीक है। तो ऑफिसर यहाँ पे स्टेट नो नोटिस इज टू बी इशूड, ही कैन इशू अ स्टेटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड फॉर सिमिलर मैटर्स। देन प्री नोटिस कम्युनिकेशन, अब ये ऑप्शनल है और प्रॉपर ऑफिसर के लिए कोई जरूरी नहीं है। नोटिस इशू करने के पहले वो क्या कर सकता है, आपको बताएगा कि भाई देखो ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बन रही है, मैं नोटिस इशू करने वाला हूं, तुम देख लो, पे करना है तो पे कर दो। तो नोटिस इशू करने के पहले ऑफिसर को ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो वो क्या कर सकता है, एक बार बता सकता है एसएससी को, देखो भाई मैं नोटिस इशू करने वाला हूँ इस पॉइंट्स पे, ये अमाउंट है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, देख लो तुम्हें पे करना है तो पे कर दो। अब जैसे ही ऑफिसर ने प्री नोटिस कम्युनिकेशन किया, अगर एसएससी को लगता है तो वो पेमेंट कर दे, चाहे पार्शियल कर दे चाहे फुल कर दे, एसएससी बोले हाँ यार ये तो मेरे से गलती हो रही थी, बराबर बात बोल रहे हो आप, ठीक है मैं भी पेमेंट कर देता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, पार्शियल पेमेंट उसको अगर अग्री, वो जितना अग्री है उतना वो पे कर देगा, चाहे पार्शियली चाहे फुल्ली अमाउंट जो है वो पे कर देगा। और डिजायर्स टू फाइल एनी सबमिशन अगेंस्ट द प्रपोज लाइबिलिटी ही मे मेक एन सबमिशन। सो अगर एसएससी ने क्या किया है, इफ एसएससी हैज मेड पार्शियल और फुल पेमेंट ऑफ अमाउंट कम्युनिकेटेड और डिजायर्स टू मेक एनी सबमिशन अगेंस्ट प्रपोज लाइबिलिटी, वो एक कोई सबमिशन भी कर सकता है। तो ये चाहे तो कुछ पेमेंट कर सकता है, कुछ सबमिशन करना है तो वो कर सकता है। अब उसका सबमिशन हो गया, किसका, एसएससी ने सबमिशन कर दिया। अभी भी अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं बात तो ठीक नहीं है, बात ठीक नहीं भाई, ये तूने पार्शियली पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल 50 लाख का पेमेंट किया, मैंने तेरे को 1 करोड़ का बोला था, तो बाकी के 50 लाख के लिए ऑफिसर क्या करेगा, इशू करेगा शो कॉज नोटिस, और क्या करेगा। ऑफिसर को लगता है सबमिशन उसका देखने के बाद में कि नहीं अभी भी मेरे को लगता है कि अमाउंट ड्यू है, तो वो फिर नोटिस इशू करेगा। So after submission, if officer is of the opinion that justification is not acceptable fully or partially, उसको जितना भी लगता है कि it is not acceptable, तो वो क्या करेगा, जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है जो भी ड्यू है, अब उसको लगता है उसके सबमिशन के बाद उसके लिए वो नोटिस इशू करेगा, वो अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी ड्यू है एसएससी के से, उसके लिए वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेनल्टी कितनी लगेगी, तो देखो ए पॉइंट में समरी प्रोविजंस दिए हुए हैं, बी पॉइंट में डिटेल प्रोविजन दिए हुए हैं, एक बार पूरे पढ़ लेने, उसके बाद जब रिवीजन करोगे तब खाली समरी पढ़ी तो भी काफी है। अब फ्रॉड के केस में अलग पेनल्टी है, अदर देन फ्रॉड में अलग पेनल्टी है, ठीक है। सो देखेंगे एक बार पेनल्टी प्रोविजंस क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी दिए हुए हैं नीचे अपन अभी जो पढ़ेंगे, इफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी as given below is paid, all proceeding in respect of the said notice shall be deemed to be concluded। तो अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरी पे कर देते तो ऑब्वियसली सारी प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, ठीक है।
सो अब पेनल्टी क्या है अदर देन फ्रॉड में और फ्रॉड केस में, दोनों में देखेंगे अपन। सो अगर हमारी पेनल्टी किसकी बात कर रहे हैं, अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब मिस्टेक वाले जो केसेस हो जाते हैं उस केस में पेनल्टी क्या है, तो उस केस में भाई पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज। 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज, ये सीजीएसटी की इक्वल अमाउंट एसजीएसटी में रहेगा, आईजीएसटी में टोटल हो जाएगा। सो पेनल्टी कितनी है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा है, दोनों में से जो भी ज्यादा है। बट अगर यहाँ पे आपको ऑफिसर ने कम्युनिकेट किया या आपने खुद यहाँ पे असर्टेन किया और शो कॉज नोटिस के पहले ही आप पे कर देते हो, तो शो कॉज नोटिस बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस ही आप यहाँ पे टैक्स का पेमेंट कर देते हो, तो भाई कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब अगर शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया, शो कॉज नोटिस इशू हो गया, आपने देखा हाँ भाई सही बात है, तो हमारी गलती, आपने पे कर दिया, कितने दिन में, विद इन 60 डेज आफ्टर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू होने के 60 डेज के अंदर अंदर पे कर दिया, उस केस में भी भाई कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। किसकी बात हो रही है, मिस्टेक वाले केस की, मिस्टेक वाले केस की। और अगर आपने पे किया कितने दिन में, अब यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू हुई थी, आपने तब तो पे नहीं किया, अब यहाँ पे ऑर्डर इशू हो गया, ऑर्डर के यहाँ पे ऑर्डर के कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के 60 डेज के अंदर अंदर आप अगर पे करते हो तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। और उसके बाद में कभी भी यही पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। ये तो किसकी बात है, मिस्टेक वाला केस है, अदर देन फ्रॉड वाला। अगर फ्रॉड केस है, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स, उस केस में पेनल्टी क्या रहेगी, उस केस में भाई पेनल्टी रहती है 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। परंतु अगर नोटिस इशू होने के पहले, नोटिस इशू होने के पहले ही आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया टैक्स का, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 15% की पेनल्टी लगेगी, टैक्स का 15% की पेनल्टी लगेगी। नोटिस इशू हो गई, पर नोटिस इशू होने के 60 डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट किया, 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट किया, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी कितनी, 25% ऑफ टैक्स अमाउंट पेनल्टी लगेगी। और ऑर्डर इशू होने के, अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर इशू हुआ, आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, उसके 60 डेज के अंदर अंदर पे किया, तो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट आपकी पेनल्टी लगेगी, आपकी पेनल्टी लगेगी। ये जो भी एज द केस में भी आप जहां भी फॉल हो रहे हो, जब भी आप पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपने पूरा पे कर दिया, तो सारी प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ठीक है, तो अदर देन फ्रॉड में ये यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट बॉक्स में दी हुई है ये पेनल्टी है। फ्रॉड केसेस में 15, 25, 50, 100 एज द केस में भी वैसी पेनल्टी है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, किसका नोटिस का टाइम लिमिट पूछा जाएगा, ऑर्डर का टाइम लिमिट पूछा जाएगा, पेनल्टी पूछी जाएगी, बेसिकली ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो पहले क्या हो रहा था ना, जब 73, 74 में क्या दिक्कत आ रही थी भाई, 73 में नोटिस का टाइम लिमिट कम था, ठीक है, 74 में ज्यादा था। अब क्या हुआ, ऑफिसर ने आपको नोटिस इश्यू करी 74 में फ्रॉड केस में, बाद में ये प्रूफ हो गया, बाद में कहीं भी हायर अथॉरिटी में ये प्रूफ हो गया कि भाई ये फ्रॉड का केस नहीं, अदर देन फ्रॉड का केस है, तो आपकी जो नोटिस होती थी वो टाइम बार्ड हो जाती थी, टाइम बार्ड हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि अदर देन फ्रॉड का केस है, 73 का टाइम खत्म हो गया, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी कि भाई ये नोटिस तो इशू कर रहे हैं, ये प्रूव हो जा रहा है अदर देन फ्रॉड है, तो नोटिस टाइम बार्ड हो जा रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ये सेक्शन लेके आई 74 है, जिसमें नोटिस का टाइम लिमिट, ऑर्डर का टाइम लिमिट तो सेम रखा, अपन ने अभी देखा नोटिस का टाइम लिमिट, ऑर्डर का टाइम लिमिट तो सेम रखा, चाहे फ्रॉड केस हो चाहे अदर देन फ्रॉड केस हो, पर भाई पेनल्टी तो अलग अलग रहेगी, अदर देन फ्रॉड रहेगी तो आपकी यहाँ पे लोअर पेनल्टी रहेगी, यहाँ पे फ्रॉड केसेस है तो हायर पेनल्टी रहेगी, बस वही बात है। ठीक है, तो ये पेनल्टी की बात है। अब डिटेल पेनल्टी प्रोविजन देखते हैं अपन, क्या बोला इन्होंने, पेनल्टी क्या रहेगी, द पेनल्टी इन केस वेयर टैक्स इज नॉट पेड है, चाहे शॉर्ट पेड है, चाहे एरनोसली रिफंडेड है, चाहे आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज है, ये चारों में से कुछ भी हो, फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड वाला है, अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो अपन ने ऊपर टेबल में देखा क्या है, मिस्टेक के केस में पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, और फ्रॉड केस है तो 100% ऑफ टैक्स ड्यू रहेगा, 100% ऑफ टैक्स ड्यू रहेगा। ठीक है, ये पेनल्टी रहेगी। बट अगर आप पहले पेमेंट करते हो, देखो क्या बात है, इन केस ऑफ मिस्टेक, मतलब अदर देन फ्रॉड वाले केस में अगर आप वॉलेंट्री पेमेंट कर देते हो पहले, बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया, चाहे खुद एसर्टेन करके कर लिया, चाहे ऑफिसर ने बोला, चाहे ऑफिसर ने बोला, दोनों भी केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी।
और उसने इंटीमेट कर दिया ऑफिसर को, ठीक है, तो उस केस में क्या है भाई, देयर इज नो पेनल्टी, देयर इज नो पेनल्टी। अब और ऑफिसर क्या करेगा, उसको कोई यहाँ पे ऑब्वियसली क्या नहीं करेगा, द ऑफिसर शैल नॉट इश्यू सर्व एनी नोटिस स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड। ऑब्वियसली उसने पे कर दिया तो ऑफिसर काय के लिए यहाँ पे नोटिस इश्यू करेगा, ठीक है। तो अगर वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, और ऑफिसर को उसने क्या करना है, इंटीमेट करना है, ऑफिसर कोई नोटिस इश्यू नहीं करेगा और कोई पेनल्टी पेएबल नहीं है। ये अपनी बात हुई थी। उसके बाद उसने 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस में अगर यहाँ पे कर दिया, मिस्टेक वाले केस में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया टैक्स का, तो उस केस में भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, देयर विल नो पेनल्टी एंड ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेल्फ असेस टैक्स था भाई, सेल्फ असेस टैक्स था, या आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया एज टैक्स और आपने पे नहीं किया, कितने दिन में, 30 डेज, जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी वहां से 30 डेज के अंदर आपने पे नहीं किया, भाई सेल्फ असेस टैक्स है, आप खुद असेस कर रहे हो वो टैक्स, ठीक है, तो आपको पे करना चाहिए। या आपने कोई भी अमाउंट किसी को टैक्स बोल के लिए आपको पे करना चाहिए, आपने नहीं पे किया, कितने दिन के अंदर, 30 डेज, जब से वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है तब से 30 डेज। तो जो ऑप्शन टू पे सच टैक्स बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस टू अवेल पेनल्टी इज नॉट अवेलेबल, उस केस में यहाँ पे लोअर पेनल्टी का एडवांटेज नहीं है, एंड इन सच केस पेनल्टी क्या रहेगी भाई, हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज, ठीक है। तो सेल्फ असेस टैक्स अगर हम नहीं पे करते हैं या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हमने नहीं पे किया 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो उस केस में पेनल्टी क्या रहेगी, 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विचएवर इज हायर, और 10,000 रुपीज विचएवर इज हायर, ठीक है। इसके बाद फ्रॉड केसेस में अगर हम बात करें तो भाई फ्रॉड केस में अगर आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया, किसका, टैक्स का, इंटरेस्ट का, जो भी है, पेनल्टी आपको कितनी लगेगी, 15%, ठीक है, बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, ऑफिसर ने आपको इंटीमेट किया या आपने खुद असर्टेन किया, उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी, 15% लगेगी, और यहाँ पे आप पे करोगे, आप इंटीमेट कर दोगे ऑफिसर को, और उसके बाद कोई ऑफिसर आपको नोटिस वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह इश्यू नहीं करेगा। आपने पेमेंट किया विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, तो उस केस में आपने टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी पे कर देनी है, 25% ऑफ टैक्स अमाउंट, 25% ऑफ टैक्स अमाउंट आप यहाँ पे पे कर दोगे, तो उस केस में ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। भाई आप पूरा पे कर दे रहे हो, टैक्स पे कर दिया आपने, इंटरेस्ट पे कर दिया, 25% पेनल्टी लगनी चाहिए, वो आपने पे कर दी, तो ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। फिर आपने कितने दिन में पे किया, 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर में पे किया, तो उस केस में आपने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी कितनी लगेगी, 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, और ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, ठीक है। तो ये अपन ने जो ऊपर यहाँ बॉक्स देखा था उसी का यहाँ पे डिटेल अपन ने डिस्कशन किया। एग्जाम के टाइम आप खाली ये बॉक्स देखोगे तो भी काफी होगा। उसके बाद शो कॉज नोटिस इन केस ऑफ शॉर्टफॉल। अब देखो क्या हुआ, अगर ऑफिसर को ओपिनियन में है कि वॉलेंट्री अमाउंट पेड अंडर द अबव टू क्लॉसेस वॉल शॉर्ट ऑफ द अमाउंट एक्चुअली पेएबल, क्या बात हुई, अगर ऑफिसर इस ओपिनियन का है कि जो भी वॉलेंट्री अमाउंट आपने पे किया है, ऊपर के 2 क्लॉजेस में जो भी अमाउंट आपने वॉलेंटरीली पे करना था वो आपने पे किया, शॉर्ट ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेएबल, जो पे करना चाहिए था उससे आपने कम पे किया, ठीक है। ऑफिसर ने आपको बोला 1 करोड़ पे करना है, आपने 50 लाख ही पे कर दिया क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही 50 लाख किया, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, बाकी के 50 लाख के लिए क्या करेगा, शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा, ठीक है। तो ये जो बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस के केस में वॉलेंटरी पेमेंट जब भी आप करते हो, आपने क्या किया, शॉर्ट पेमेंट किया, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए तो ऑफिसर अब नोटिस इश्यू करेगा, पहले तो उसने आपको बताया ही था, या आप, ठीक है, आपने पे कर दिया, तो अब क्या करना है, आपने हाफ अमाउंट पे किया, तो बैलेंस अमाउंट के लिए ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। देन इशू ऑर्डर, यहाँ पे भाई ऑफिसर क्या करेगा, कंसीडर करेगा आपका रिप्रेजेंटेशन जो भी, और यहाँ पे जिसको भी उसने नोटिस इशू किया उसके लिए रिप्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पे कंसीडर करने के बाद क्या डिटरमाइन कर लेगा, टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी ड्यू है उस पर्सन से, वो यहाँ पे वो डिटरमाइन कर लेगा फ्रॉम सच पर्सन, और वो क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए, all proceeding in respect of said notice shall not include proceedings under section 132. all proceedings shall be deemed to be included, जो बार बार देखे हमने वहां पे, it will not include proceedings under section 132. 132 में क्या थी, वो imprisonment वाली, भाई वो कंक्लूड नहीं रहेगी, वो रहेगी, ठीक है। तो जो 132 में पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो कंक्लूड नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर कोई नोटिस इशू हुई है, यहाँ पे किसको, किसी मेन पर्सन को यहाँ पे नोटिस इशू हुई है कि भाई टैक्स वगैरह पे कर, तो अगर प्रोसीडिंग मेन पर्सन के लिए ही कंक्लूड हो गई, तो फिर क्या होगा भाई, प्रोसीडिंग सारे लोगों के लिए, जो बाकी के लोग थे उन पे भी कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे
The proceedings against all the person liable to pay penalty under 122, 125 मतलब penalty for certain offences, general penalty are deemed to be concluded. For example, मेन पर्सन के लिए को नोटिस इशू हुई थी, ठीक है, उसी की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, तो अब वो जो ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउस कीपर है, जो भी सारे लोग और इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो उनके लिए भी मानी जाएगी द प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड. उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सप्रेशन शेल मीन, सप्रेशन का मतलब क्या होगा, देखो जो हमने देखा ना, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जो फ्रॉड केसेस में आते हैं विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स. तो सप्रेशन मतलब क्या, सप्रेशन मतलब क्या, तो अगर यहाँ पे सप्रेशन का यहाँ बताया इन्होंने मीनिंग क्या, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर. यहाँ पे कोई फैक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी चाहिए थी वो आपने नहीं बताई, चाहे रिटर्न में, जो भी रिटर्न्स आप भर रहे हो जीएसटी या 3B में, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ देना था तो आपने वो नहीं दी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट में नहीं दी, रिपोर्ट में नहीं दी, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप फर्निश कर रहे हो उसमें नहीं दी आपने, तो आपने अगर कोई फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो आपको डिक्लेयर करनी चाहिए आपने डिक्लेयर नहीं की, तो माना जाएगा कि सप्रेशन है. या फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने मांगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद भी नहीं दे रहे हो, उसके बाद भी नहीं दे रहे हो, मतलब ऑब्वियसली सप्रेशन है, सप्रेशन है, ठीक है. तो ये क्या था, सेक्शन 74A अपन ने देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3-4 चीजें याद रखनी है आपको. कब से एप्लीकेबल है, 24-25 ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर. नोटिस का टाइम लिमिट क्या है, ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है, और पेनल्टी प्रोविजंस क्या है. मेजरली इसी पे क्वेश्चन इस पे आना चाहिए, ठीक है. ये हुआ, अभी आगे आएंगे. देखो अब एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर पहले भी था, अब 74A के हिसाब से मॉडिफाई हो गया है, ठीक है. देखो एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था, अभी याद है कि आपको थोड़ी देर पहले, अगर सेल्फ असेस टैक्स या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स आपने नहीं पे किया विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, ठीक है. उस केस में वो नो पेनल्टी वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा. अगर आपने शोकॉज नोटिस के पहले या 60 डेज के अंदर अंदर भी पे कर देते हो तो वो नो पेनल्टी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा. उस केस में पेनल्टी तो हमेशा ही 10% और 10,000 विच एवर इज हायर लगेगी, ठीक है. कब, अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स जो है नहीं पे किया या कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया एज टैक्स और पे नहीं किया. अब सवाल ये आया कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, रिटर्न लेट फाइल किया, तो क्या उसको ऐसा माना जाएगा कि भाई आपने सेल्फ असेस टैक्स नहीं पे किया. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला नहीं. क्या बात है कि अब भाई 74A में क्या बात है, 74A की नोटिस आपको कब इशू होती है, जहां पे टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, एरोनेसली रिफंडेड है, या ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड है. 74A11 के जो ये प्रोविजंस है ये कब लगेंगे, जब 74A लगेगा, 74A लगेगा. और इन्होंने क्या बोला भाई, 74A डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में नहीं लगेगा. डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो आपने भरा ना, लेट भरा भले, बट डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में नहीं लगेगा. और उस केस में यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, उस केस में बोला कि भाई पेनल्टी क्या किस पे लगेगी, यहाँ पे जो जनरल पेनल्टी है यहाँ पे 125 में वो लग जाएगी, 25 अप टू 25,000 अंडर CGST क्या हो जाएगी, वो लग जाएगी, ठीक है. तो बस ये एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन है. इसके बाद में अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आपको नोटिस इशू हुई, ठीक है, ये बात अपन ऑलरेडी करें, आपको नोटिस इशू हुई फ्रॉड केस में, बट बाद में उन्होंने क्या बोला कि नहीं ये फ्रॉड वाला केस नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, आपको पेनल्टी जो अदर देन फ्रॉड वाली है वो लग जाएगी. देखो वेयर एपिलेट अथॉरिटी ने या ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने बोला कि जो पेनल्टी है equivalent to 100% of tax due for the reason of fraud, willful misstatement, suppression of fact is not sustainable. तो 100% of tax due की जो penalty वो sustainable नहीं है. क्यों, क्योंकि for the reason that charges of fraud is not established, charges of fraud नहीं establish हो पाए, normal case है, fraud case नहीं है उनके हिसाब से. Against the person to whom notice was issued, तो फिर penalty क्या रहेगी, 10% of tax due और 10,000 whichever is higher, obviously, ठीक है. तो फ्रॉड के लिए आपको नोटिस इशू हुई थी, आपको 100% ऑफ टैक्स ड्यू की पेनल्टी बोली गई थी, परंतु बाद में आप अपील्स में गए, एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, अथॉरिटी ने बोला कि नहीं भाई फ्रॉड का केस नहीं है, ये फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है. तो उस केस में फिर पेनल्टी कितनी लग जाएगी आपको, 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, ठीक है, सिंपल सी बात है. अब ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी थे, खाली 74A का रेफरेंस आ गया है अभी, ठीक है. और जब भी 74A में पेनल्टी कहीं पे लग रही है, ठीक है, तो उसी एक्ट ओमिशन के लिए कोई और प्रोविजंस में पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है. सो सिंपल सी बात है, ये सारे प्रोविजंस अपन ने किसके पढ़े, 74A 75 में जो भी रिलेटेड प्रोविजंस थे वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए. एडवांस रूलिंग चैप्टर में भी ऐसे देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट नहीं, खाली 74A का रेफरेंस दे दिया है, कहाँ, सेक्शन 104 में.
एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जहां पे 73 74 था वहां 74A भी आ गया, ठीक है, और बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपील्स एंड रिविजन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे, ठीक है। सो अपील्स एंड रिविजन में देखो प्री डिपॉजिट था, प्री डिपॉजिट का अमाउंट देखो उसमें क्या अमेंडमेंट किया, पहले वो मैक्सिमम जो 25 करोड़ होता था उसको 20 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले अपील्स अगर आप किसको कर रहे हो, एपिलेट अथॉरिटी को कर रहे हो, तो उसमें क्या बात हुई है भाई, प्री डिपॉजिट का ध्यान से सुनना, प्री डिपॉजिट पे वैसे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। सो अगर आप एपिलेट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो तो आपको कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ता है भाई, जो अमाउंट आपने एडमिट कर लिया वो तो पूरा पे करना है, टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, फीस का, पेनल्टी का, जो भी आप एडमिट कर रहे हो वो तो पूरा पे कर दो, वो तो पूरा पे कर दो। उसके बाद देखेंगे अपन टैक्स इन डिस्प्यूट कितना है, टैक्स इन डिस्प्यूट जितना भी है उसका 10%, ओनली टैक्स का अमाउंट है, पेनल्टी इन डिस्प्यूट वगैरह की बात नहीं हो रही है। टैक्स इन डिस्प्यूट जो रहता है उसका 10% आपको पे करना रहेगा, प्री डिपॉजिट करना रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़, ठीक है। ये पहले 25 करोड़ था, इसको 20 करोड़ कर दिया, 20 करोड़ अंडर CGST, 20 करोड़ अंडर SGST होगा, IGST का होगा तो फिर 40 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या कर दिया, अब यहाँ पे 10% जो था टैक्स इन डिस्प्यूट उसका मैक्सिमम जो सीलिंग है 25 करोड़ को चेंज करके अभी 20 करोड़ अंडर CGST कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप अपील फाइल कर रहे हो अगेंस्ट ऑर्डर पास अंडर 129 वो डिटेंशन वाले, तो उस केस में प्री डिपॉजिट का सम कितना होता है, 25% ऑफ पेनल्टी इम्पोज, 25% ऑफ पेनल्टी इम्पोज। तो ये तो जो था वही है, खाली अमेंडमेंट कितना है, ये 25 करोड़ को 20 करोड़ कर दिया। एपिलेट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो तो एपिलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर रहे हो तो आपको क्या रहेगी, अमाउंट जो आपने एडमिट कर रहे हो वो तो पूरा पे कर ही दो, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी जो भी है, जो एडमिट कर रहे हो वो तो पूरा पे कर ही दो, बाकी जो बचा टैक्स इन डिस्प्यूट अब जो बचा उसका कितना 10% कर देना है। तो अब दोनों जगह सेम कर दिया, उधर भी 10% था, इधर 20 को 10 कर दिया। सो टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% आपको प्री डिपॉजिट करना है, और ये क्या है, इट इज इन एडिशन टू द जो अमाउंट हमने एपिलेट अथॉरिटी के यहाँ पे डिपॉजिट किया, इसके एडिशन पे है ये 10%, ठीक है। वाइल फाइलिंग बिफोर एपिलेट अथॉरिटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़, अब इसको 20 करोड़ कर दिया, पहले ये 50 करोड़ था, तो अभी दोनों भी जगह क्या हो गया, वो 10% हो गया टैक्स इन डिस्प्यूट, और अपर सीलिंग 20 करोड़ कर दी, 20 करोड़ कर दिए 50 की जगह, तो 20 करोड़ अंडर CGST, सिमिलर अमाउंट अंडर SGST, ठीक है। सो ये सिंपल सा प्री डिपॉजिट का इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली भाई, प्री डिपॉजिट का पॉइंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट इन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट ट्रिब्यूनल को अपील अगर फाइल करते हैं तो अगर असेसी फाइल कर रहा है, एपिलेट ट्रिब्यूनल को असेसी फाइल कर रहा है तो कितने दिन में उसको फाइल करनी होती थी, 3 मंथ्स, कब से, जब भी उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके बाद 3 मंथ्स में वो अपील फाइल कर सकता है एपिलेट ट्रिब्यूनल को। अब क्या हुआ देखो, एपिलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे अभी फंक्शनल ही नहीं हुआ है, तो अब ये 3 मंथ्स रखेंगे तो गलत बात हो जाएगी ना भाई, एपिलेट ट्रिब्यूनल ही नहीं है, कहाँ फाइल करे अपील। तो उन्होंने अब क्या बताया है, उन्होंने बोला कि भाई जो भी हम डेट नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट विच एवर इज लेटर, तो जब भी एपिलेट ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो जाएगा उसके बाद ये लोग एक डेट बता देंगे, तो ये जो भी डेट नोटिफाई करेंगे वो या 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, ये या 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, तो ये इन्होंने अमेंडमेंट किया। सेकेंड, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपील फाइल करना चाहता है एपिलेट ट्रिब्यूनल को तो उसमें क्या टाइम लिमिट था, 6 मंथ्स का था, वहां पे भी लिख दिया, और डेट जो भी डेट नोटिफाई करेंगे विच एवर इज लेटर, और जो डेट नोटिफाई करेंगे विच एवर इज लेटर, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डेट एज में बी नोटिफाइड विच एवर इज लेटर। अब जब यहाँ सामने वाली पार्टी जिसने भी अपील फाइल किया उसकी अपोजिट पार्टी क्या फाइल करती है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, कितने दिन में, 45 डेज में, 45 डेज के अंदर अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने दिया कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब कि एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो कंडोन कर सकता है डिले, जो भी अपील फाइल कर रहा है चाहे एसएससी चाहे रेवेन्यू, बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, एसएससी जो है वो 3 मंथ्स उसको टाइम दिया है, 3 मंथ्स का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, रेवेन्यू को 3 मंथ्स का टाइम दिया है, सॉरी 6 मंथ्स का टाइम दिया है, 3 मंथ्स का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, रेवेन्यू को 6 मंथ्स का टाइम दिया है, 3 मंथ्स का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। तो बस ये इतना छोटा सा अमेंडमेंट है, कुछ खास बात नहीं है। सो एपिलेट ट्रिब्यूनल को क्या पावर दिया है, वो कंडोन कर सकता है डिले एसएससी का भी रेवेन्यू का भी बाय फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, बाय फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 45 डेज, तो 45 + 45 हो जाएगा, ठीक है। समझाइए, सिंपल सा अमेंडमेंट है ये। इसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में कुछ भी खास अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 122 1B जो था ईसीओ से रिलेटेड जो पेनल्टीज थी उसमें बस इन लोगों ने लिख दिया एन ईसीओ हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, अंडर सेक्शन 52। तो एक ड्राफ्टिंग एरर था उसको खाली रेक्टिफाई किया और कुछ भी नहीं, बाकी सब पेनल्टी वगैरह सेम है।
ठीक है, सेक्शन 74A का रेफरेंस दे दिया है, सेक्शन 127 जो था पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, वहां 73 74 था, वहां 74A को भी रेफरेंस दे दिया है, ये भी कोई खास बात नहीं। एंड लास्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले जो चैप्टर है, इसमें क्या किया है भाई, यहाँ पे रेफरेंसेस दिया है, सेक्शन 54 का जो भी यहाँ पे है आपको रेफरेंस दे दिया है, जो रिफंड होगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 होगा उसका रेफरेंस दिया है, और सेक्शन 16(5) यहाँ पे इंसर्ट किया है, जैसे हमने सेक्शन 54 में पढ़ा था, सिमिलर बात वही है कि भाई यहाँ पे क्या बोल दिया है कि नहीं मिलेगा रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई या आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, यहाँ पे शैल बी अलाउड वेयर सच जीरो रेटेड सप्लायर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, जहाँ पे सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है उस केस में कोई रिफंड नहीं है अनयूटिलाइज आईटीसी का या जो आईजीएसटी पे किया है उसका। सो ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं। चलो नेक्स्ट कस्टम्स के अमेंडमेंट करते हैं। कस्टम्स में खाली एक ही अमेंडमेंट है, एफटीपी में भी खाली एक ही अमेंडमेंट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। ये रूल्स थे अपने कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स जो थे, इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इसमें ये रूल्स जैसे थे, इसमें जो जो अमेंडमेंट्स है मैं वो आपको बताती हूँ, बाकी तो रूल्स वैसे ही हैं। क्वार्टर की डेफिनेशन डाल दी इन्होंने बढ़िया। अब यहाँ पे क्वार्टर मतलब कि क्या हो गया, जो भी यहाँ पे डे खत्म हो रहा है, लास्ट डे किस में खत्म हो रहा है, मार्च जून सितंबर दिसंबर, दैट मीन्स जैन फेब मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल में जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, ऐसे क्वार्टर्स हो गए। अब डेट टू डेट क्वार्टर नहीं रहेंगे यहाँ के लिए, जैसे जीएसटी में वैसे यहाँ पे भी क्वार्टर्स कर दिए, ठीक है। उसके बाद जहां जहां मंथली स्टेटमेंट है ये रूल्स में, उसको क्या कर दिया, क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया। देखो क्वार्टरली स्टेटमेंट यहाँ पे जहां जहां मंथली स्टेटमेंट था वहां वहां क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे जॉब वर्कर को गुड्स बेचते हो तो आप कब तक के बेच सकते हो, पहले 6 मंथ्स था, अभी उसको 1 ईयर कर लिया, 6 मंथ्स कट कर देना, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और ई-वे बिल आप क्या कर सकते हो, गुड्स बेच सकते हो जॉब वर्कर को। उसके बाद जहां जहां मंथली स्टेटमेंट था वहां वहां क्वार्टरली आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। उसके बाद अगर आपके गुड्स जो है आप री एक्सपोर्ट करना चाहते हो या क्लियर करना चाहते हो, जो बच गए अनयूटिलाइज गुड्स है या डिफेक्टिव गुड्स है, तो वो कितने दिन में कर सकते हो, 1 ईयर में कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। ये भी 6 मंथ से क्या कर दिया गया, 1 ईयर कर दिया गया। और ये जो 1 ईयर है ये इसमें एक्सटेंशन भी मिल सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में अगेन क्वार्टरली यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट को क्वार्टरली कर लिया गया है। उसके बाद में आपने इंपोर्ट कर लिए गुड्स, आपने यूज कर लिए गुड्स, अब यूज करने के बाद में क्या करना चाहते हो, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको जो बेनिफिट मिला था भाई, वो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको वो ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन डिप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, डेफिनेटली क्वार्टर की डेफिनेशन चेंज होने से इस पे जरूर इंपैक्ट आएगा। तो देखो क्या चीज थी, द इंपोर्टर शैल हैव एन ऑप्शन टू क्लियर कैपिटल गुड्स। इंपोर्टर कैपिटल गुड्स क्लियर कर सकता है जो उसने इंपोर्ट किया है आफ्टर हैविंग बीन यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस पे यूज करने के बाद में, ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, किस चीज पे, ड्यूटी पेमेंट पे, ठीक है। ड्यूटी कितनी रहेगी, जो भी डिफरेंस बिटवीन है जो ड्यूटी उस पे थी और एग्जेम्पशन जो था ऑलरेडी पेड, मतलब कि जो बेनिफिट वाला जो पार्ट है उतना आपको पे करना रहेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू अलाउड ऑन स्ट्रेट वैल्यू लाइन मेथड डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे। और वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट ईयर के लिए हर एक क्वार्टर का 4%, सेकेंड ईयर का 3%, हर एक क्वार्टर का थर्ड ईयर का भी 3% एंड सो ऑन, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन पुट टू यूज करी 16/6/25 को, आपने यूज की इसको अगस्त 2016 तक के, ठीक है। तो इस केस में कितने क्वार्टर्स हो गए भाई, 6 क्वार्टर हो गए। पहला क्वार्टर आपका कब खत्म हो गया, 30 जून 25 को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सितंबर 25 को दूसरा क्वार्टर हो गया, दिसंबर 25 को तीसरा क्वार्टर हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसे आपके 6 क्वार्टर्स हो जाते हैं, इस 16/6/25 से अगस्त 26 तक के आपके 6 क्वार्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है वो ध्यान से समझो, 30 जून 25 को खत्म होता है, तो 6 क्वार्टर्स हुए, ठीक है। अब इंपोर्ट आपने की थी 5 करोड़ में, आपने मशीन कितने में लाई थी, 5 करोड़ में। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, 22%। कैसे कैलकुलेट हुआ डेप्रिसिएशन का यहाँ पे आपका, भाई 6 क्वार्टर यूज की, पहले साल के 4 क्वार्टर, तो पहले साल में रेट कितना है अपना, पहले साल में 4% रेट है, इंटू 4 क्वार्टर 16%। दूसरे साल में रेट कितना है, 3% इंटू 2 क्वार्टर्स यूज किया आपने 6%, सो 22% डेप्रिसिएशन हो गया। 22% का आप रिडक्शन करेंगे, जो वैल्यू आई 3.9 CR। अब आपका उस टाइम पे कस्टम्स का रेट था 20%, बट आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला था, आपने सिर्फ 5% पे किया, तो 15% जो है आपको बेनिफिट मिला, तो उतनी ड्यूटी आप पे कर दोगे। तो 3.9 करोड़ पे 15%, 58.5 लाख आप ड्यूटी पे कर दोगे।
आप ड्यूटी पे कर दोगे, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस आया है इसमें, ठीक है। बाकी तो मंथली स्टेटमेंट को क्वार्टरली किया है, 2 जगह 6 मंथ्स की जगह पे क्या कर दिया है भाई, 1 ईयर कर दिया है। तो बस कस्टम्स में यही अमेंडमेंट है, और कोई अमेंडमेंट है नहीं कस्टम में। नेक्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखो क्या बोला गवर्नमेंट ने, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई एफटीपी की जो वो पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं उसमें व्यूज लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, कमेंट्स लेना चाहिए, फीडबैक लेने चाहिए, किसके, स्टेक होल्डर्स के, इंपोर्टर्स के, एक्सपोर्टर्स के, यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, तो वो बिल्कुल उनसे मंगवा सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। और उन्हें कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 डेज का, 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो अपने व्यूज, सजेशन वगैरह जो भी फीडबैक है, कमेंट्स है, वो क्या कर सके, सबमिट कर सके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल राइट है टू सू मोटो, खुद ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कोई भी प्रोविजंस विदाउट सीकिंग देयर व्यूज, विदाउट सीकिंग द व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली खुद कर ही सकती है, यहाँ पे उनको लगता है तो वो क्या कर सकती है, मंगा भी सकती है व्यूज वगैरह स्टेक होल्डर से। अगर उनको नहीं लगता, उनको लगता है खुद करना है फॉर्मुलेट, तो वो खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भाई स्टेक होल्डर से व्यू, सजेशन वगैरह मंगा तो लिए, पर वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए, तो रीजन तो बताना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और अगर रीजनेबल लगता है कि भाई उनका जो भी अपन ने इनकॉर्पोरेट नहीं किए, तो उसके लिए अगर रीजंस है तो रीजंस आप बता दो उनको कि भाई हमने इस कारण से आपके व्यूज जो भी है, सजेशंस है, इनकॉर्पोरेट नहीं किए। बट जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा उनके रीजंस बताए। अगर यहाँ पे इनमें से कोई पॉसिबल चीजें हैं, इन पांचों में से कोई चीजें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जरूरी नहीं है कि इनको रीजंस बताएं कि क्यों आपके व्यूज, कमेंट्स हमने नहीं लिए। इनमें से 5 चीजें हैं तो नहीं बताना है गवर्नमेंट को उस केस में। क्या, इट हैज पोटेंशियल और विल एडवर्सली अफेक्ट ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्री। गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अपन ने इनको बता दिया रीजन, तो कोई फॉरेन कंट्री से अपने रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट रीजन नहीं बताना चाहती, तो ना बताए रीजन कि क्यों उनके व्यूज नहीं लिए। या उनको लगता है कि भाई इट विल अफेक्ट फूड, एडवर्सली अफेक्ट फूड इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, इनको बता दिया रीजन, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नहीं बता सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं इनके व्यूज, और गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से यहाँ पे इनके व्यूज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो भी नहीं बताएगी गवर्नमेंट। क्यों बताएगी, नहीं बताना है गवर्नमेंट को, कोई जरूरी नहीं है बताना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड वुड अंडरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसी प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट को लगता है नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो भी गवर्नमेंट नहीं बताएगी, चलेगा। Addresses the matters unrelated to trade or serve narrow private special interest, detrimental or of contrary of broader public interest. Public interest के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्ररी हो रहे हैं, इनके व्यूज जो है पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी हो रहे हैं, तो उस केस में भी गवर्नमेंट नहीं बताएगी, तो बिल्कुल चलेगा। एंड would require disclosure of confidential or classified information। भाई कुछ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा इनको, ये रीजन बताया तो भी नहीं बताया तो भी चलेगा, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इनको बतानी पड़ेगी तो भी नहीं बताया तो बिल्कुल चलेगा। और भाई साहब कोई लीगल राइट नहीं है स्टेक होल्डर्स के पास में कि भाई वो अपना यहाँ पे कोई लीगल राइट दे और वो क्या बोले कि नहीं हमको तो व्यू आप बताओ ही बताओ कि आपने क्यों हमारे व्यूज, कमेंट्स, ओपिनियंस को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है पॉलिसी में। ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है, ऐसा कोई केस वेस नहीं कर सकते स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है वैसे देखा जाए तो, कि क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे एफटीपी की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में व्यूज लेना चाहिए, यहाँ पे कमेंट्स लेने चाहिए, फीडबैक्स लेने चाहिए स्टेक होल्डर से, तो वो बिल्कुल ले सकती है, उन्हें 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो खुद ही यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं लेंगे व्यूज। बट अगर उनसे व्यूज मंगाए और अगर आपने क्या नहीं किया भाई, आपने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो उनको रीजन बता दो, जितना भी आपको लगता है रीजन बता दो। बट इनमें से कोई 5 कारण है तो रीजन नहीं बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये बस इतना सिंपल सा अमेंडमेंट है एफटीपी में। और बस यहाँ पे अमेंडमेंट्स तो इतने ही है बेटा, यहाँ पे अपन ने देख लिए जीएसटी के अमेंडमेंट्स, कस्टम में भी एक ही अमेंडमेंट है, एनएफटीपी में। एंड यहाँ पे हमारा अमेंडमेंट्स का डिस्कशन बिल्कुल कंप्लीट होता है। अगर आपको अमेंडमेंट वीडियोस हेल्प किए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये आपको बुकलेट जैसे मैंने बताया कहाँ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, सारे रिसोर्सेज आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।